जय हिंद साथियों, मैं रोहित मुकुल प्रगति पथ चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। और आइए हम लोग चालू करेंगे आज से आधुनिक भारत को, क्योंकि एग्ज़ाम को देखते हुए मैं सोचा कि जल्दी से जल्दी आप लोगों को कुछ ना कुछ दे पाऊं, और जिसमें इम्पोर्टेंट काफ़ी है मॉडर्न हिस्ट्री। इसलिए हम लोग आज पहला चैप्टर चालू करेंगे आधुनिक भारत का, और पहला चैप्टर का नाम है, आप लोग भी जानते हैं, भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन। यूरोपीय कंपनी का आगमन भारत में, ये हम लोग का पहला चैप्टर है। तो चलिए हम लोग कुछ कुछ गुनगुनाते हैं, शायद आपको अच्छा लगे तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। जहिया से गइल बाड़ा गोदी में खेला के, जहिया से गइल बाड़ा गोदी में खेला के, ओही दिन से रोवता ननका चिल्ला के, ओही दिन से रोवता बबुआ चिल्ला के। अब तो तुहरे के पापा कहता, हमरा सैया जी के चाचा कहता, हो लइका तुहरे के पापा कहता, हमरा सैया जी के चाचा कहता। अच्छा लगेगा तो कहिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं, हम लोग काट सकते हैं इसको। चलिए आइए हम लोग चालू करते हैं। यूरोपीय कंपनी का आगमन, एक दो सवाल हम आपसे कर सकते हैं यदि आपका इजाजत हो तो। यूरोप में बहुत सारे देश थे, फ्रांस, ब्रिटेन, पुर्तगाल, स्पेन, जर्मनी वगैरह, जो भी, उसमें से कुछ देशों ने व्यापार करने के लिए भारत आते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्या चीज था भारत में जो व्यापार करने के लिए भारत आते हैं? एक दो सवाल से हम लोग क्लियर करेंगे, और ये पूरी तरह से इंट्रोडक्शन क्लास है यूरोपीय कंपनी का, बाकी हम लोग डिटेल भी पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। पहला सवाल है कि भारत को किसने खोजा? तो आप डायरेक्ट आंसर मारते हैं, वास्को डी गामा। वास्को डी गामा, भारत को तो इसने ही खोजा था 1498 में। भारत को भुलाइल थोड़े था, भारत तो पहले से था संज्ञान में। कहने का अर्थ है कि समुद्री मार्ग से किसने खोजा? तो वास्को डी गामा ने। दूसरा क्वेश्चन है आपसे, भारत को खोजने का कारण क्या था? क्या कारण था जो भारत को खोजना जरूरी था? तो खास करके बीपीएससी में जो क्वेश्चन आता है इसी तरह से आता है। उसमें आपको कूट में दे देगा विकल्प 1, 2, या विकल्प बी में रहेगा 1, 2, 3, उपयुक्त सभी, और ई नंबर जानते हैं आप, ऑप्शन 1 से अधिक या इनमें से कोई नहीं, ई नंबर ऑप्शन। तो ई नंबर ऑप्शन जो होता है काफी फंसाने वाला क्वेश्चन आता है, उसके लिए आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना जरूरी है। वैसे तो हम लोग फैक्ट के लिए बहुत सारे बुक हैं, नाम नहीं रखेंगे, आप वहां से फैक्ट क्वेश्चन को रट लेते हैं और आंसर भी आपका सही हो जाता है। लेकिन जहां तक कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन होगा तो वहां पर आपको कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है। और आज अभी जो पीटी का एग्जाम हुआ है, एसआई वाला, बिहार एसआई का, उसमें आप देखे थे किस तरह से क्वेश्चन को घुमा घुमा के पूछ रहा है, और यहाँ तक कि कहाँ कहाँ से नहीं क्वेश्चन आ जा रहा है। तो सारी चीज को देखते हुए हम यही कोशिश करेंगे कि सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जाए, ताकि आप किसी भी एग्जाम में बैठे तो आपसे क्वेश्चन बाहर ना जाए। और बाकी देखिए, पढ़ने के लिए बहुत सारा चीज है, लेकिन उस टॉपिक को अधिक फोकस किया जाएगा जहां से आज के डेट में क्वेश्चन आ रहा है, उस टॉपिक को अधिक से अधिक क्लियर करने का कोशिश करेंगे। और एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आप लोग से, प्रगति पथ जो चैनल है मेरा, उसको शेयर करिए। एक छोटा सा बस रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के भाई लोग, ये आपका भाई का चैनल है, थोड़ा सा फैला दीजिए,
जितने भी ग्रुप है आपके पास, टेलीग्राम ग्रुप हो, फेसबुक ग्रुप हो या व्हाट्सएप ग्रुप हो, शेयर करिए, इतना सपोर्ट करिए। बाकी हम जितना आप उम्मीद नहीं किए होंगे उससे कहीं ज़्यादा देने के लिए हाजिर हैं। चलिए आइए हम लोग चालू करते हैं। हाँ, दूसरा क्वेश्चन था भारत को खोजने का कारण क्या था। तो ऑप्शन दिया हुआ है, पहला ऑप्शन है भारतीय वस्तुओं का यूरोप में मांग था। ये तो बात सही है, ये आपका ऑप्शन सही है। भारतीय वस्तु जो मसाले वगैरह थे, कपास थे, ऊनी वस्त्र के लिए, तो वहाँ जरूरत था, क्योंकि यूरोप तो एक शीतोष्ण प्रदेश का एरिया है। यहाँ उत्तरी ध्रुव पर शीतोष्ण क्षेत्र होता है, आप लोग जानते हैं। वहाँ बहुत ठंडे मौसम होते हैं, तो वहाँ पर ऊनी वस्त्र के लिए कपास भारत में था। दूसरी चीज कि वहाँ यूरोप के लोग मांस को पकाने के लिए मसाले जो चाहिए वो आपको भारत में, जो हम लोग का प्रायद्वीपीय भारत है, खास करके आपको केरल, वहाँ अधिक मसाले आज भी पाए जाते हैं, इसीलिए भारत को खोजा जा रहा था और कोई दूसरा कारण नहीं था। यानी कि भारतीय वस्तु का यूरोप में क्या था, अधिक मांग था। ये आपका ऑप्शन ए नंबर सही है, लेकिन यहीं पर हम लोग फंसते हैं, बी भी पढ़ने की जरूरत है। यूरोप में पुनर्जागरण, हाँ, यूरोप में पुनर्जागरण हो चुका था उस समय। भारत में तो पुनर्जागरण बहुत बाद में हुआ है, लेकिन पहले, बहुत पहले, सबसे पहले तो यूरोप में ही पुनर्जागरण हुआ। पुनर्जागरण का अर्थ ये होता है कि मानव का जो मस्तिष्क जो था, बुद्धि कहा जाए, वो पूरी तरह से सुसुप्त अवस्था में था, विकासशील नहीं था, विकास की ओर नहीं सोच रहा था। जैसे पहले के मानव जो थे वो मानव केंद्रित थे, पहले के जो समाज था वो मानव केंद्रित था। उसके बाद ईश्वर केंद्रित हुआ, उसके बाद जाके तार्किक सोच आया है। पता चलेगा कैसे कैसे हुआ है। तो इसलिए पुनर्जागरण का क्या हुआ, वहां पर शुरुआत हो चुका था। यूरोप के में बहुत सारे तकनीक जो है, आपका जहाज रानी का विकास हो रहा था, आधुनिक हथियारों का निर्माण हो रहा था, कल कारखानों का निर्माण, प्रिंटिंग प्रेस जो है वहाँ पर चल रहा था। तो बहुत सारे चीज डेवलप हो चुके थे और बहुत जहाज़ों के साथ बहुत सारे द्वीपों का खोज चालू था। आप मैप में यदि सर्च करिएगा तो समुद्र में हिंद महासागर हो या अटलांटिक महासागर हो या प्रशांत महासागर हो, जूम करके देखिएगा, जो भी द्वीप होगा उसमें नाम होगा खोजने वाले में ब्रिटेन के जो देश हैं, फ्रांस हो, इटली हो, ब्रिटेन हो, यूरोप के जो भी देश हैं, अधिकतर उसी का नाम आता है, क्योंकि वो काफ़ी क्या हो विकसित हो गए थे डेवलप में। और भारत में क्या था उस समय, राजा अपने में बस राजगद्दी के लिए, उत्तराधिकारी के लिए युद्ध चल रहा था, आप जानते हैं। तो भारत में तो पुनर्जागरण बाद में हुआ है। आइए देखते हैं। तो ये भी एक क्या है, कारण है, ये भी सही बात है। यूरोप में पुनर्जागरण हुआ तभी तो आदमी अपनी आवश्यकताओं से, यदि अधिक पैसा आएगा तो हम डेवलप के बारे में सोचेंगे, और आवश्यकता सीमित मान के चलिए, पैसा हमारे पास रहेगा तो हम बेसी नहीं सोच सकते हैं। हम अपने में क्या रहेंगे सोच के और उलझ जाएंगे। हम बाहरी विकास के बारे में, डेवलप के बारे में नहीं सोच सकते हैं। तो पुनर्जागरण जहां हुआ है वहीं पर आपको लोग भारत को खोजेगा, या जो चीज भी होगा विकसित करने के लिए आगे के बारे में सोचेगा लोग। आइए देखते हैं, इसलिए ये सही है। हाँ, थर्ड नंबर है कुस्तुनतुनिया पर उस्मानियों का नियंत्रण। ये क्या है भाई, कुस्तुनतुनिया पर उस्मानियों का नियंत्रण। तो छोटा सा एक मैं बताना चाहूंगा कि यूरोप में एक रोमन साम्राज्य था। रोमन साम्राज्य आपको इटली, फ्रांस वगैरह जो है आपका एरिया, उसमें था। होता क्या है कि एक समय की घटना है, 1453 में वहां पर रोमन साम्राज्य में विभाजन हो जाता है, और जो पूरब में रहता है उसको पूर्वी रोमन, और जो पश्चिम में रहता है उसको पश्चिमी रोमन। नक्शा में देखिएगा तो आपको अच्छा से समझ में आएगा। यहाँ नहीं आना चाहेंगे आपको, यहाँ पर कुस्तुनतुनिया के पास आने से पहले आपको बता देते हैं कि व्यापार तो पहले से हो रहा था,
यूरोप के लोग जो फ्रांस या नीदरलैंड के थे या पुर्तगाल के थे, वो लोग व्यापार करते थे। कैसे करते थे? भारत तो था तभी तो कर रहे थे, स्थल मार्ग से। देखिए ये भारत है, भारत के बगल में आपका पाकिस्तान है। उस समय पाकिस्तान नहीं था। उसके बगल में अफगानिस्तान है। मैं इसको यूरेशिया महाद्वीप है, हाँ, मिटा देता हूं। उसके बगल में अफगानिस्तान है। हाँ, ये मत सोचिएगा कि यहां तक पाकिस्तान है। अभी नक्शा है, छोटा छोटा स्पेस है, इसलिए लिखना पड़ रहा है समझाने के लिए। उसके बगल में आपका ईरान है, उसके बाद इराक है, उसके बाद तुर्की है। तो इस मार्ग से आपको खोजा जा रहा था, सॉरी, व्यापार किया जा रहा था। भारत से व्यापार जो यूरोप करता था, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक और तुर्की के रास्ते। ये जो था काला सागर के, देखिएगा दक्षिण में तुर्की है। काला सागर के दक्षिण में देखिएगा तुर्की पड़ता है। तुर्की एक ऐसा जगह है जो एशिया महादेश और यूरोप महादेश को जोड़ता है। जोड़ने के लिए तो रूस भी जोड़ता है, क्योंकि रूस आपको एशिया महादेश में भी है और यूरोप महादेश में भी है। लेकिन पर्वत वगैरह अधिक है, इसलिए मार्ग नहीं मिलता है व्यापार करने के लिए। यहाँ तुर्की से आसानी से व्यापार हो रहा था पहले भी। लेकिन ऐसा क्या हुआ जो भारत को तुर्की के रास्ते व्यापार न करने के लिए और समुद्री मार्ग से व्यापार करने के लिए लोग बाध्य हो गए? ऐसा क्या हुआ, वही बताना चाह रहे हैं। यहां एक जगह है जो रोमन साम्राज्य था। ये रोमन साम्राज्य 1453 में होता क्या है कि दो भागों में विभक्त होता है। जो पूरब में था, यहां इटली के पास, उसको पूर्वी रोमन, और जो पश्चिम में था उसको पश्चिमी रोमन। पश्चिमी रोमन को बैजंतीय साम्राज्य भी कहा जाता है, जिसका राजधानी कुस्तुनतुनिया था। बैजंतीय साम्राज्य की राजधानी कुस्तुनतुनिया था। कुस्तुनतुनिया को एक और नाम से जाना जाता है, कैंस्टैंटिनोपल। कैंस्टैंटिनोपल यानी कुस्तुनतुनिया। तो कुस्तुनतुनिया एक धार्मिक केंद्र था। बहुत सारे ईसाई का वहां पर चर्च वगैरह थे। बहुत सारे पादरी लोग वहां पर रहते थे, विद्वान लोग रहते थे कुस्तुनतुनिया में। जो आज का इस्तांबुल है, वहां पर कुस्तुनतुनिया था। ध्यान से समझिएगा इस कहानी को। तुर्की में क्या होता है कि उस्मानियों का क्या होता है, उदय होता है। एक छोटा सा एक साम्राज्य रहता है और धीरे धीरे उसका वर्चस्व बढ़ने लगता है। और एक समय ऐसा आता है, उस्मानियों का इतना वर्चस्व बढ़ जाता है कि वो पूरी तरह से यहां पर व्यापारियों को हस्तक्षेप करने लगते हैं। क्योंकि रास्ता तो था, पूरी तरह से ये तुर्की उस्मानिया का केंद्र बन जाता है। और उस्मानी लोग जो है यहां से व्यापार करने के लिए जो व्यापारी आते हैं उस पर अधिक टैक्स लगा देते हैं, जिसके कारण अब व्यापार करना मुश्किल हो रहा था। किसको? यूरोप के जो व्यापारी लोग थे उनको। अब टैक्स बढ़ जाएगा तो सोच लीजिए क्या होगा। कोई आदमी व्यापार करने के लिए दूसरा मार्ग खोजेगा ही। इसीलिए भारत को खोजना जरूरी था। अब कहिएगा कि और दूसरा कोई रास्ता नहीं था। ये आपका अरब प्रायद्वीप है।
जहाँ पर आपको यूएई या अरब देश है, लगभग 6 देश है इसमें आपको। तो अरब प्रायद्वीप में वो भी पूरी तरह से व्यापारी लोग ही थे, क्योंकि अरब में आप जानते हैं पूरी तरह से मरुस्थल है, वहाँ पर खेती तो होती नहीं है, पशुपालन उस तरह से नहीं था वहाँ पर उस समय विकसित। वो पूरी का पूरी अरब जो था व्यापारियों का केंद्र था, और वो लोग करते क्या थे, तो भारत से सामान ले जा करके और यूरोप में बेचते थे। तो एकल क्या हस्तक्षेप था, अरब व्यापारियों का एकल हस्तक्षेप था, इसलिए भारत को कम कीमतों पर अपने वस्तुओं को खरीदते थे और अधिक मुनाफे पर क्या करते थे, यूरोप में बेचते थे। इसीलिए यूरोप के जो लोग थे उनको महंगे कीमत पर सामान खरीदना पड़ रहा था, क्योंकि एकल जब हस्तक्षेप रहेगा कहीं भी मार्केट में, तो वस्तु का मनमानी कीमत लोग वसूल लेता है। वही बात था, यहां से भी रास्ता था। अरब व्यापारी अरब सागर, हिंद महासागर, इसके रास्ते से व्यापार करते थे, लेकिन फिर भी उस तरह से यहाँ पर जो है कि वस्तुएं उचित कीमत पर नहीं मिल रही थी। इसलिए यूरोप के लोगों ने क्या किया, खुद से व्यापार करने के लिए भारत को अन्य मार्ग की तलाश करने लगे कि कोई ऐसा हमको मार्ग मिल जाए जिससे हम भारत से व्यापार सीधे कर सके, क्योंकि यहाँ से तो उस्मानियों का नियंत्रण होने के चलते तुर्की में अधिक टैक्स लगने लगा, यहाँ पर अधिक कीमत अरब यात्री लेते थे, इसलिए दिक्कत हो रहा था। तो एक जगह है यहाँ पर, आप आइएगा, यूरोप में एक जगह है यहाँ जिसका नाम है पुर्तगाल। यहाँ पर आपको स्पेन और यहाँ पर आपको इटली है, स्पेन। यहाँ पर आइएगा तो फ्रांस है, फ्रांस के जस्ट नीचे में देखिएगा तो स्विट्जरलैंड है, स्विट्जरलैंड है। ऊपर में देखिएगा तो नीदरलैंड है। आप मैप खोलिएगा, मैप में अच्छा से इसका अध्ययन करिएगा, तब जाके क्लियर होगा, क्योंकि ये सब मैप से याद होगा। और हम लोग देखेंगे कि ये जो देश था, यूरोप में बहुत सारे देश था, ये लोग व्यापार करने के लिए तीसरा रास्ता का खोज रहे थे, क्योंकि पहले भी व्यापार तो करते थे। यहाँ पर काला सागर और इधर मरमरा सागर है, भूमध्य सागर है। तो मरमरा सागर और काला सागर के बीच कौन सी जल संधि है, आप बताइए। बहुत ही सारा जल संधि आप याद करते हैं, बास्फोरस की जल संधि, और वहां पर एजियन सी भी है, एजियन सी। जूम करके देखिए, नहीं तो सब कुछ पढ़ाएंगे हम आपको, ज्योग्राफी भी पढ़ाएंगे समय आने पर। अभी फिलहाल हम लोग मॉडर्न को देखते हैं। तो ये आपका भूमध्य सागर से भी व्यापार होता था। हाँ, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले स्पेन ने, जो स्पेन देश है, स्पेन ने किसको विदा किया, कोलंबस को विदा करता है भारत खोजने के लिए। अब भारत खोजने के लिए चला, अब भटक अटलांटिक महासागर में वो गुम हो गया, खोजते खोजते अमेरिका पहुंच गया। अमेरिका पहुंचा तो सोचा यह भारत है, लेकिन नहीं, वो अमेरिका था। तो इसीलिए कहा जाता है कि अमेरिका की खोज किसने किया, तो स्पेन के रहने वाले कोलंबस ने अमेरिका की खोज किया। इधर पुर्तगाल के जो प्रिंस था हेनरी, प्रिंस हेनरी, वो लगातार जहाजों के साथ अफ्रीका के पश्चिमी तटों का क्या करा रहा था, नक्शा तैयार करा रहा था भारत को खोजने के लिए लगातार। इसीलिए उसको, प्रिंस हेनरी को द नेविगेटर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, द नेविगेटर।
यानी कि समुद्री पथ प्रदर्शक को कहा जाता है, द नेविगेटर। तो बहुत सारे लोगों को यहां पुर्तगाल है आपका, पुर्तगाल से विदा किया। अफ्रीका के पश्चिमी तटों पर बहुत सारे लोगों को भेज के क्या किया, पता लगा लिया कि रास्ता कैसे कैसे है, और एक नक्शा तैयार कर लेता है। और एक समय आता है 1487 में, बार्थोलोमेडिया जिसका नाम है, तो ये चलता है और कहां तक पहुंचता है, ये अफ्रीका के दक्षिणी बिंदु जो है, वहां दक्षिणी अफ्रीका के भी दक्षिणी बिंदु कह सकते हैं, यहां पर आपको दक्षिणी अफ्रीका है, इस बिंदु तक पहुंचता है और इसका नाम रखता है केप ऑफ ऑस्टार्म्स, केप ऑफ ऑस्टार्म्स, वहां तक पहुंचता है, जिसको इस बिंदु को केप ऑफ गुड होप के नाम से भी जाना जाता है, या आशा के अंतरिप, आशा के अंतरिप। अफ्रीका के दक्षिणी बिंदु जो होता है वहां तक बार्थो डी लोमियाज ने पहुंचा। किसके नियंत्रण में ये जा रहा था, प्रिंस हेनरी के नेतृत्व में जा रहा था। प्रिंस हेनरी जो था बहुत सारे लोगों को नाव से विदा करता था। तो बार्थो डी लोमियाज जो है आपको कहां तक पहुंचा, केप ऑफ गुड होप, आशा की अंतरिप, उसी को केप ऑफ ऑस्टार्म्स भी कहा जाता है, यहां तक पहुंचा। उसके बाद जस्ट 10 साल के बाद 1497 में वास्को डी गामा को विदा किया जाता है कि जाओ अब केवल हिंद महासागर पार करके आना। हिम्मत बढ़ा बढ़ा के यहां तक आई था लोग, यहां तक। यहां से आपको पुर्तगाल से चला वास्को डी गामा, और यहां आपको देखिएगा तो एक मेडागास्कर द्वीप है, मेडागास्कर। मेडागास्कर द्वीप से यहां बगल में केन्या देश है। केन्या से इसका दिमाग जो था जहुआ गया कि अब केन्या जाए, तो केन्या में ही एक आदमी से मुलाकात हो जाता है। एक गुजरात के व्यापारी रहता है अब्दुल मनिक, जो बहुत पहले भी अरब व्यापारियों के साथ हिंद महासागर का कई बार जो था यात्रा कर चुका था। हिंद महासागर में जो ये अरब सागर है, ये सब उसका देखा हुआ था। किसका? गुजरात के व्यापारी अब्दुल मनिक का। उसने कहा कि कोई बात नहीं, हम है ना, हम लिया चलेंगे। तब जाकर के वास्को डी गामा को हिम्मत मिलता है और वो चले आता है सीधे भारत की तरफ। और कहा? मालाबार तट पर। मालाबार तट पर आपका केरल है, और केरल का एक जगह है कालीकट, वहीं पहुंचता है वास्को डी गामा। लगभग धीरे धीरे 10 महीना लग गया था। चलल था 1497 में, हो गया 1498। इसीलिए हम लोग याद करते हैं कि वास्को डी गामा 1498 में कालीकट आया। कालीकट का वर्तमान में नाम कोझिकोड हो गया है, कोझिकोड। लेकिन ऑप्शन में आपका कालिकट रहता है, और कालीकट नहीं रहेगा नाम। अगर कालीकट नाम नहीं रहता है तो कोझिकोड मारिएगा, या तो मालाबार तट देगा तो मालाबार तट मार दीजिएगा। तो इस तरह से यहां कालीकट बंदरगाह पर पहुंचता है कौन? वास्को डी गामा 1498 में। और वहां स्वागत कौन करता है? राजा जमोरिन। राजा जमोरिन उसका भव्य स्वागत करता है। और इस तरह से 2-3 महीना के बाद वो रिटर्न जाना चाहता है और चला जाता है। लेकिन जाते समय जमोरिन ने उसको
मसालों से भरकर तोहफा दिया। जा रहे हैं तो जाइए, ये हमारे तरफ से तोहफा लेके जाइए। इसलिए स्वागत करता है क्योंकि भारतीय जो राजा थे, भारतीय क्षेत्र के जो व्यापारी थे, उन लोगों से अरब के व्यापारी आते थे सामान खरीदने के लिए, तो एकल हस्तक्षेप होने के कारण कम कीमत मिलता था। इसलिए भारत के लोग भी चाहते थे कि कोई दूसरा व्यापारी आवे, हमको अधिक मुनाफा मिलेगा। इसलिए ये जो पुर्तगाल के होने के कारण इसका क्या किया जाता है, स्वागत किया जाता है, और एक रास्ता खुल जाता है यूरोप और भारत के बीच व्यापार का। जो तीसरी रास्ता का खोज किया जा रहा था समुद्री मार्ग से, वो आपका यहाँ से 1498 से चालू हो जाता है। ये जाता है अपना यूरोप में, बेचता है मसालों को घूम घूम के, और बेचने के बाद 60 गुना मुनाफा, कितना 60 गुना मुनाफा कमाता है। अपना जितना खर्चा उर्चा था, 3 गो जहाज लेके आयल था, सब खर्चा निकालने के बाद भी उसका 60 गुना मुनाफा होता है। ये देख करके अगल बगल के आदमी दंग, जितना भी व्यापारी था, हमू चलब का है। खैर कोई बात नहीं। हाँ, एक चीज आप याद रखिएगा यहां पर कि बार्थोलोमडियाज जो आया था वो प्रिंस हेनरी के नेतृत्व में आया था, और प्रिंस हेनरी के नेतृत्व में ही वास्को डी गामा भी आया था। लेकिन उस समय पुर्तगाल के राजा कौन थे, तो राजा एमेनुअल प्रथम। राजा कौन थे पुर्तगाल के, एमेनुअल प्रथम थे। खैर कोई बात नहीं। जब ये बात का यूरोप में पूरा हल्ला हो जाता है कि बड़ा सस्ता मिल रहा है, कहां पर, भारत में मसाला वगैरह, 60 गुना फायदा भइल बा केकरा, वास्को डी गामा के। 60 गुना मुनाफा भइल बा। रात में नींद नहीं लगता था इन लोग को। 1500 में पेड्रो अल्बरेज आता है, वो कहे तू 3 गो ना दहाज लेके गई है, हम 13 गो देखो लेके जा रहे हैं। टोटल 13 गो दहाज लेके आया पेड्रो अल्बरेज। ये बोला तो जा रहा है ना, तो जाओ, लेकिन बड़ा बच के जाना, क्योंकि हिंद महासागर में अरब के व्यापारियों का पूरी तरह से हस्तक्षेप था। जा रहा है तो जाओ, लेकिन अरब के व्यापारी से बच के रहना। ऐसी बात है। पेड्रो अल्बरेज ने क्या किया, पूरा नाव में सैनिक भर लिया और हथियार भी ले लिया। सैनिक और हथियार से लैस होकर के पेड्रो अल्बरेज आता है, और यहाँ हिंद महासागर में उसका किसी से तो मुलाकात नहीं होता है, लेकिन जब यहाँ आता है 1500 ईस्वी में, तो वह मसाला क्या करता है, वो भी व्यापार करता है। व्यापार करने के बाद थोड़ा बहुत झड़प उसको होता है, किससे, अरब के व्यापारियों से, और उसमें उसको क्या मिलता है, सफलता मिलता है, क्योंकि सैनिक था, उसका आधुनिक तकनीक प्रशिक्षुक सैनिक था पूरी तरह से, इसलिए उसको क्या मिलता है, सफलता मिलता है। खैर कोई बात नहीं, ये चला जाता है। फिर उधर से वास्को डी गामा मुंह परिकल था, तुरंत आता है। अभी तो तुरंते गया है ना, 1498 में ही गया है। अब 1500 में ई आ गया पेड्रो अल्बरेज, 1502 में तुरंते आ जाता है कौन, वास्को डी गामा। फिर दोबारा आता है, कोई बात नहीं, दोबारा आता है। तो ये करता क्या है, 1503 में कोचीन में अपनी एक कोठी की स्थापना करता है। पेड्रो अल्बरेज भी आया था, तो कोचीन भी आया था, कुन्नौर भी आया था। कोचीन और कुन्नौर, कोचीन और कुन्नौर दोनों जगह आया था पेड्रो अल्बरेज। और वास्को डी गामा क्या करता है कि 1502 में आता है, और 1503 में कोचीन में पुर्तगाल की प्रथम व्यापारिक कोठी की स्थापना कर देता है। तो कहिएगा कि सर पुर्तगाली कंपनी का नाम क्या था, तो याद कर लीजिए, एस्तादो द इंडिया। एस्तादो द इंडिया, पुर्तगाल से जो कंपनी आया था भारत में व्यापार करने के लिए, उसका नाम था एस्तादो द इंडिया। कोई बात नहीं, इस तरह से कंपनी जब आएगा तो बहुत सारे गवर्नर भी आएंगे, तो कई गवर्नर भी आते हैं कंपनी के कार्य को देखने के लिए। वो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल से पढ़ेंगे।
और सारे देश के जो भी व्यापारी हैं, पुर्तगाल के, डच के, अंग्रेज, डेनिश वगैरह सबको हम लोग देखेंगे, डिटेल देखेंगे। लेकिन एक चीज जान लीजिए, वास्को डी गामा तिबारा भी आया था, तिसारका वे 1524 में आया था, अतलिक से 27 में लटक गया। 1527 में मृत्यु हो गई उसकी, भारत में ही, कोई बात नहीं, भारत के नहीं था। यानी 3 बार आया था, पहली बार 1498 में, दूसरी बार 1502 में और तीसरी बार 1524 में वास्को डी गामा भारत आता है। तो हम लोग और देखते हैं कि कौन कौन यूरोप से कंपनी आता है। तो फर्स्ट जो कंपनी आता है पुर्तगाली, जो हम लोग अभी थोड़ा सा देखे हैं, इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे सभी देश के बारे में। दूसरा जो आता है डच लोग आता है, पुर्तगाली आता है 1498 में, डच आता है लगभग 100 साल बाद 1595-96 में। डायरेक्ट वो कंपनी भारत नहीं आता, इंडोनेशिया आता है। डच जो आते हैं नीदरलैंड से, वो इंडोनेशिया आते हैं, बाद में वो अपना व्यापार भी यहाँ भारत में चालू करते हैं। उसके बाद 3rd नंबर पर अंग्रेज आते हैं, जानिए रहे, ब्रिटेन से आए हैं 1600 में। अंग्रेज के बाद डेनिश आते हैं, आपको स्पेन देश से, डेनिश 1616 में आते हैं। उसके बाद फ्रांसीसी आते हैं 1664 में, फ्रांस से आते हैं फ्रांसीसी। उसके बाद कौन आते हैं, तो स्वीडिश आते हैं, स्वीडन देश से 1731 में। तो ये हम लोग सभी देशों के व्यापारी और कौन कौन से कंपनी और उसके महत्वपूर्ण जो हम लोग के एग्जाम में आते हैं, उस चीज़ को हम लोग कवर करेंगे। कोशिश करेंगे कि कम से कम शब्दों में आपको अधिक से अधिक चीज़ें दे पाएँ। लेकिन हाँ, जहाँ पर कंसेप्ट है, जहाँ पर आपको समझना पड़ेगा, तो अकबकाइएगा नहीं, थोड़ा झेल लीजिएगा हमको। और मेरे क्लास जो है ये आधुनिक भारत का फर्स्ट क्लास है, और इस तरह से आधुनिक भारत में और भी क्लास आपको लगातार जाएगा। बस आपको लगेगा कि सर थोड़ा मेहनत कर रहे हैं हम लोगों के लिए, तो आप एक छोटा सा काम करिएगा मेरे लिए। भाई लोग, ये आपका चैनल है, शेयर कर दीजिए, बस इतना ही आपसे विनती आग्रह है। जितना भी ग्रुप है थोड़ा शेयर करिए, उसके बाद हम लोग को मजा आएगा, हम लोग लाइव भी क्लास पढ़ेंगे। तो आज का जो सेवा है इतना ही रहेगा। जय हिंद, जय भारत।